आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। वक्फ संशोधन भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है तथा मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने की साजिश है। सत्ताधारी पार्टी ने अपने संख्याबल का इस्तेमाल कर देश के करोड़ों मुसलमानों, अल्पसंख्यकों और न्यायप्रिय नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध वक्फ अधिनियम में मनमाना, भेदभावपूर्ण संशोधन पारित किया है। ये संशोधन केवल भेदभावपूर्ण ही नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा विरोध करता है। अन्य धार्मिक समुदायों हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन की वक्फ संपत्तियों को दिए गए अधिकार और सुरक्षा इन संशोधनों के माध्यम से मुसलमानों को वंचित करने की साजिश हो रही है। ऐसा आरोप करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस संशोधन के खिलाफ आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में मीडिया के सामने अपनी बात कही। हमारी जो आपत्ति है वो हम आपके सामने रखेंगे और इसके सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक एक देशव्यापी अभियान उसने छेड़ रखा है। उसमें हर तरह की कोशिशें की जा रही है जिसके जरिए से हम एक अवेयरनेस कैंपेन पैदा करना चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों के दरमियान, और ये बताना चाहते हैं कि सरकार ने किस किस्म का भेदभाव किया है। ये कानून किस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी कानून है, ये कानून किस तरह से संविधान का उल्लंघन है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये कानून किस तरह से वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसको मुसलमानों से छीन कर सरकार अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई, 2 दिन से बहस चल रही थी, आप जानते हैं। उससे लोगों के दरमियान ये तासुर पैदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ दे दिया है, हमको बड़ा रिलीफ दे दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देने की कोशिश की थी तो सरकारी वकील ने ये कहा कि हम ये आपको एश्योरेंस देते हैं कि सरकार अगली तारीख तक वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसमें ये बात दिखाई कि वक्फ बाय यूजर के तहत जो प्रॉपर्टी आती है वो, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो, जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो, और जो नोटिफाइड है वो, और जो नोटिफाइड नहीं है वो, और जो जिनके केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, इन सब पर ये जो कानून है ये उस वक्त तक अगली तारीख तक लागू नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और वक्फ बोर्ड है, इसमें भी कोई अपॉइंटमेंट नए कानून के हिसाब से नहीं किए जाए। क्योंकि पहली बात तो ये है, हमारा मानना ये है कि ये कानून जिस तरह लाया गया है, आप जानते हैं कि जिसके कम्युनिटी के लिए लाया जाता है या जिस वर्ग के लिए लाया जाता है, पहले उससे मशवरा किया जाता है, उससे सजेशन मांगे जाते हैं और उसके बाद संशोधन रखे जाते हैं। 2013 में जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो संशोधन लाए गए थे उसमें बहुत तफसील से बातचीत हुई थी, कई बैठकें हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कई बैठकें कॉल की थी और उसके बाद जब एक कंसेंसस बना था उसके बाद वो कानून आया गया। लेकिन ये सरकार ने जब पार्लियामेंट में कानून पेश किया उससे पहले मुसलमानों से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। उसके बाद जब ये कानून पर अपोजिशन ने आवाज उठाई तो जेपीसी बना दी। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेपीसी जो रियल स्टेक होल्डर्स है यानी मुसलमान, उनसे बात करेगी, उनकी बात सुनेगी, उनका क्या विरोध है इसके ऊपर में, क्यों है, ये जानने की कोशिश करेगी। लेकिन उसने सबको बुलाना शुरू कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री को बुलाया, मिलिट्री के लोग बुलाया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बुलाया। तो हमने इस पर आपत्ति जताई कि भाई असल तो बात आपको मुसलमानों से करनी चाहिए। तो उसके बाद मुस्लिम तंजीमों को बुलाया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना पक्ष रखा, जमात इस्लामी ने अपना पक्ष रखा, जमीयत उलमा ने अपना पक्ष रखा, और पूरे देश में जहां जहां भी ये जेपीसी गई वहां मुसलमानों ने अपना पक्ष रखा और ये बता दिया कि ये पूरी 44 अमेंडमेंट्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्यों नहीं है इसका भी आर्गुमेंट, इसका भी दलाइल पेश की। इसके बाद जब उन्होंने जनरल पब्लिक से कॉल किया कि हम जनरल पब्लिक से भी जानना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमों ने मुसलमानों से अपील की कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। तो आपको ये सुनकर हैरत होगी, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 5 करोड़ ईमेल जेपीसी को भेजे गए, जिसमें 3 करोड़ 66 लाख से पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पे भेजे गए और उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि हमारे लिए ये कानून एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जब आपसे जिस कम्युनिटी के लिए आप कानून ला रहे हैं वो पूरी कम्युनिटी इसको टोटली रिजेक्ट कर रही है,
तो उसके बाद ये कौन सा तरीका होता है? ये नहीं, आप जानते हैं लोकतंत्र के अंदर पब्लिक ही असल चीज होती है। और जब इससे पहले आप जानते हैं कि किसानों के लिए कानून लाया गया था, जब किसानों ने विरोध किया, बहुत लंबा विरोध किया, 1 साल तक विरोध किया, तो बिलाखिर सरकार ने वो तीनों फॉर्मूलाज वापस लिए। तो जब एक पूरी कम्युनिटी ये कह रही है कि हमारे लिए ये संशोधन जो आप लाए हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने उसके बावजूद भी उसको, और फिर ये कि उसी जेपीसी के अंदर जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने सबने इसको रिजेक्ट किया था और अपनी तरफ से कुछ सजेशन दिए थे, वो सबको रिजेक्ट कर दिया। अब जो कानून पारित हुआ है, जिस तरह से पारित हुआ है हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब जो कानून है, जाहिर है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। हमारे 2-3 बुनियादी बातें हैं इसके ऊपर में। एक बात तो यह है कि हम इसको डिस्क्रिमिनेटरी कानून मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि आप देखिए कि हमारे देश के अंदर हिंदुओं के टेम्पल्स हैं, उनके ट्रस्ट हैं, उनके जो मठ हैं, उनके लिए इंडाउमेंट बने हुए हैं, सिखों के इंडाउमेंट बने हुए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, ईसाइयों के हैं, उन सबको वो प्रोटेक्शन हासिल है जो वक्फ बोर्ड से छीन लिए गए, वक्फ कानून से छीन लिए गए। यानी लॉ ऑफ लिमिटेशन से जो एग्जेम्पशन था वो छीन लिया गया। वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी के लिए आपने उसमें और सब बहुत सारे संशोधन कर दिए। ये देखिए, आप देखेंगे कि इसमें आपके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में या हिंदू मठों में भी कोई किसी और आदमी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में ये कह रहे हैं कि 2 नॉन मुस्लिम तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो दूसरे लोग हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरी से आते हैं, पार्लियामेंट से आते हैं, असेंबली से आते हैं, बार काउंसिल से आते हैं, उनके लिए ये राइडर लगा हुआ था कि वो मुसलमान होंगे, आपने वो राइडर हटा दिया। तो ये जो आप कर रहे हैं हस्तक्षेप, इसके बाद ये कहना कि हमने गरीबों के लिए इसमें प्रोविजन निकाला है, हम बेवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, इसमें कहां से? 2013 में जो अमेंडमेंट लाए गए थे मनमोहन जी की सरकार में, उसमें आप मालूम होना चाहिए कि उसमें ऐसे कई प्रोविजन थे जो उसको वक्फ को कैसे डेवलप किया जाए, वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाने का भी एक प्रोविजन था। लेकिन ये सरकार जब आई है तो 2013 के जितने अमेंडमेंट थे उनको नाफिज नहीं किया, वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को खत्म कर दिया। और अब आप जब वक्फ की प्रॉपर्टी आप छीन लेंगे तो फिर उसको कैसे डेवलप करेंगे गरीबों की? मैं इस पर इतनी बात कह के अब मैं हमारे पार्टी के का सेलेक्टिव हैरेसमेंट, तो ये तीनों चीजें आप मुसलसल देख रहे हैं। ये जो एक्ट बनाया गया है, पार्लियामेंट में मंजूर किया गया है, ये इसी का सिलसिला है। उसमें भी ये तीनों चीजें आप देख रहे हैं कि इसमें भी जो वक्फ का पुराना इंस्टीट्यूशन है, जो बरसों की मेहनत के बाद 75 वर्षों से ग्रेजुअली डेवलप किया जाता रहा है, उसको एक एक्ट के जरिए बिल्कुल जीरो कर दिया जा रहा है। और पूरा का पूरा ऑटोक्रेटिक कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और माइनॉरिटीज का, मुसलमानों का सिलेक्टिव हैरासमेंट, कि उनको सिलेक्टिव हैरास करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही काबिल एतराज, सख्त काबिल एतराज कानून है। एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट, गलत नजीर इसके जरिए कायम हो रही है। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट करें कि इसकी 4 बड़ी खराबियां हैं। पहली खराबी लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन, कि बाकायदा कानून बनाकर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। जैसा कि अभी इलियास साहब ने कहा कि जो कुछ वक्फ बोर्ड को राइट्स हासिल थे वो सिर्फ मुसलमानों को हासिल नहीं थे, बल्कि इस मुल्क की सारी रिलीजियस कम्युनिटीज को हासिल है। हिंदू इंडोमेंट बोर्ड्स को हासिल है, सिखों के प्रबंधक कमेटी को हासिल है, सारी रिलीजियस कम्युनिटीज को ये राइट्स हासिल हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से सिलेक्टिवली ये राइट छीना जा रहा है। तो हम समझते हैं कि ये लेजिस्लेटिव डिस्क्रिमिनेशन, कानून के जरिए डिस्क्रिमिनेशन, कानून के जरिए एक कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी करने का मामला है। दूसरी चीज, दूसरी जो बड़ी खराबी है वो डी डेमोक्रेटाइजेशन। इसको भी आप लिख लीजिए कि हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, हमको ग्रेजुअली अपने इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है। लेकिन ये कितनी ताजुब की बात है कि जो जितने डेमोक्रेटिक पोस्ट थे, जहां जहां इलेक्शन था इस एक्ट में, उन सबको खत्म कर दिया गया कि कोई मेंबर इलेक्ट नहीं होगा, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इलेक्ट नहीं होगा, इसका कोई ओहदेदार इलेक्ट नहीं होगा, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करे, अपनी मर्जी के लोगों को लाकर बिठाएगी। दुनिया की किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह नहीं होता है कि ऑलरेडी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको, उसमें से डेमोक्रेसी आप खत्म कर दें और कानून बनाकर सारे इलेक्टेड पोस्ट को खत्म कर दें और वहां अपनी मर्जी से लोगों को नॉमिनेट करें।
तो ये दूसरी बड़ी खराबी है, डी डेमोक्रेटाइजेशन। तीसरी चीज है वायलेशन ऑफ फेडरल स्पिरिट, कि हमारा मुल्क एक फेडरल मुल्क है, स्टेट्स को पावर दिए गए हैं। तो वक्फ एक्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसमें स्टेट्स के पावर्स छीने जा रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड्स के तहत, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के तहत, लैंड रजिस्ट्रेशन के तहत जितने स्टेट के पावर्स हैं वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि सारे स्टेट्स को असेंबलियों में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन मंजूर करना चाहिए। ये स्टेट्स के पावर पर हमला है। तो ये तीसरी बड़ी खराबी। और चौथी सबसे बड़ी खराबी यह है कि वक्फ को जो प्रोटेक्शन हासिल था, जितने प्रोटेक्टिव कवर्स हासिल थे, वो सारे के सारे डिसमेंटल किए जा रहे हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जम्पशन खत्म किया जा रहा है। वक्फ बाय यूजर इसको खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। जो नाजायज कब्जा करने वाले हैं उनकी सजाएं कम की जा रही है। ये झूठ कहा जा रहा है कि इस वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए और करप्शन को खत्म करने के लिए लॉ लाया जा रहा है। मैंने हर जगह ये सवाल किया है, आप भी सवाल कीजिए गवर्नमेंट से कि इस एक्ट में ऐसी कौन सी चीज है, एक सिंगल सेंटेंस इसमें ऐसा नहीं है जिससे वक्फ के प्रोटेक्शन में मदद मिलती है, बल्कि जो कुछ प्रोटेक्शन में मदद मिलने वाली चीजें मौजूद थी वो चीजें भी खत्म कर दी गई। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये वक्फ के प्रोटेक्शन को खत्म करने वाली चीजें, ये चार बड़ी खराबियां हैं इसके अंदर। तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही डेंजरस एक्ट है। इसके जरिए जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम क्रिएट करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जगह जगह डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो पूरे मुल्क में पोलराइजेशन, नफरत, तफरीक, इसकी फिजा पैदा करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मुसलसल, और मीडिया को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह गलत बातें फैलाई जा रही है, उससे भी लगता है कि असल मकसद समाज को पोलराइज करना, समाज को बांटना, समाज के अंदर तफरीक पैदा करना है। तो इसलिए ये एक्ट ये बहुत ही खतरनाक एक्ट है और बहुत ही वसी इसके असरात हैं। इसके जो असरात हैं, इम्पैक्ट्स हैं, वो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल हैं। हम समझते हैं कि सबको मिलकर इसकी मुखालफत करनी चाहिए और हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द इस एक्ट को वापस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अदालत में भी हमने अपनी अपील दाखिल की है, उस पर कार्रवाई हो रही है। कल की सुनवाई में भी आपने देखा जो ये सारी खराबियां जो मैंने बयान की हैं, कल की जो अदालत की कार्रवाई जिन लोगों ने देखी है उससे और बहुत क्लियरली ये सारी बातें समझ में आती। गवर्नमेंट के वकील के पास इन सारी बातों का कोई जवाब भी नहीं था। आप जरा गौर कीजिए, 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है, जेपीसी बैठी है, अदालत पार्लियामेंट में इतनी लंबी चौड़ी बहस हुई है, लेकिन गवर्नमेंट के वकील के पास कल कहने के लिए कोई जवाब नहीं था और 8 दिन का टाइम उसने मांगा है। यह खुद इस बात की दलील है कि यह बहुत ही कमजोर बुनियादों पर और दस्तूर और कानून के खिलाफ इस एक्ट को जबरदस्ती लेजिस्लेट किया गया है। तो हम अदालत में भी कार्रवाई कर रहे हैं और उसके अलावा अवाम की अदालत में भी हम जाना चाहते हैं, उन तक भी सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत झूठ फैलाया गया है। तो इसलिए अवाम के सामने सच्चाई का आना भी जरूरी है। इसीलिए ऑल इंडिया लेवल पर कैंपेन चलाई जा रही है, जगह जगह प्रोग्राम होंगे, प्रोटेस्ट गैदरिंग होगी और उसके जरिए हम समझते हैं कि इस मुल्क के हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों के सामने, बहनों के सामने रियलिटी, हकीकत लाई जा सके। बहुत शुक्रिया। खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। दोस्तों, आपने हमारे दोनों स्पीकरों से बहुत तफसीली तौर पर बात सुन ली है और उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ आपके पास मालूमात भी है। हम आपको मालूमात फराहम करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुसलमान पर नहीं, सिर्फ मुसलमान पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान पर ये गवर्नमेंट जो हमला कर रही है और मुसलसल उसकी आत्मा को कुचल कर अपनी तानाशाही के जरिए भारत की जमहूरियत, डेमोक्रेसी और भारत में रहने वाले भारतीय शहरियों की आज़ादी का खात्मा करने के लिए हिटलर शाही चला रही है। हम सबको का फर्ज है कि जिस तरह भारत की इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर सफ़ेद अंग्रेज़ों से जंग लड़ी थी, आज उनकी काली औलादें
उसी तरह भारत की आजादी को तबाह करने में लगी हुई हैं। हमारा मानना यह है कि हमें सिर्फ वक्फ बोर्ड की बहाली के लिए नहीं, भारत के संविधान की बहाली के लिए, जिसके अंतर्गत वक्फ बोर्ड की भी हिफाजत होती है, हिंदू मठों की भी हिफाजत होती है, सिखों और गुरुद्वारों की भी हिफाजत होती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जितने भारतीय शहरी हैं, सबको हिंदुस्तान के संविधान ने जो मूल आजादी दी है, उस आजादी पर यह हमले की एक शक्ल है जो वक्फ तरमीमी एक्ट के जरिए आपके सामने आया है। गवर्नमेंट का यह दावा है कि हम गरीब मुसलमानों की गुर्बत को दूर करने के लिए ये कानून लाए हैं। गरीब मुसलमानों की गुर्बत आप दूर करेंगे। आज मुसलमानों का यह ऐसा, आज मुसलमानों के लिए हमदर्दी का आपका एहसास जागा है। गुजरात में जब मुसलमानों का कत्ले आम आपने किया तो हमदर्दी का कोई एहसास आपका नहीं जागा। गुजरात में जब माइनॉरिटीज की तालीम के लिए स्पेशल प्रोग्रामात बने थे और उसे आपने खत्म किया, तब आपने गरीब मुसलमानों के एहसास का कोई ध्यान नहीं दिया। एहसान जाफरी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उनकी बीवी जिंदगी भर गुहार इंसाफ की आपसे लगाती रही। ये भी मुसलमान महिला थी जो हिंदुस्तान से मजलूमा तौर पर दर्द के साथ कब्रिस्तान पहुंच गई। उसके लिए भी आपने कोई हमदर्दी नहीं दिखलाई। मैं इस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं कि आपका ये दावा है कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम गरीबों के लिए और मुस्लिम पसमानदा तबके के लिए उसकी बहाली के लिए ये कानून लाए हैं, तो हमें फर्ज हमारा बनता है कि हम आपको आपके कर्तव्य का आईना दिखलाएं। इसलिए कि गुजरता है हर शख्स चेहरा छुपाए, कोई राह में आईना रख गया है। मेरे दोस्तों, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। गुजरात तारीख के दर्पण पे है। बिल्किस बानो का केस ले लीजिए, कोर्ट सजा दे रही है और आप स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को भारत के संविधान की आत्मा को कुचलते हुए उन दरिंदों को जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया था खुल्लम खुल्ला छुट्टी दे रहे हैं और आजादी का परवाना दे रहे हैं और उन्हें फूल हार पहना करके जश्न आजादी मनाया जा रहा है या क्या मनाया जा रहा है, ये वही बता सकते हैं। अर्ज ये करना चाहता हूं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो झूठ हो, मैं कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं रखूंगा जो छुपी हुई है। हर वो बात रखूंगा जिसको आप जैसे प्रेस के बंधुओं ने छापा है। आगे आइए। आगे आने के बाद एक दो चीजें हैं। कौन कौन सी ये सौगात नहीं दी गई, ये मुसलमानों के साथ कौन सी हमदर्दी है। 11 साल की इस गवर्नमेंट ने जो सेंटर में है और उस गवर्नमेंट की बीजेपी हुकूमतें जो सूबों में हैं, 11 साल का इनका कैरेक्टर देख लीजिए कि ये मुसलमानों की आबादी के लिए काम कर रही है या मुसलमानों की तबाही के लिए काम कर रही है। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक कौम है, हिंदुस्तानी है। हमारा पासपोर्ट एक है, हमारा दुख दर्द एक है। हमने एक साथ रहकर सफेद अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। हमारी मिट्टी में हमारा खूने जिगर शामिल है। इसलिए तो आजादी की जंग नहीं लड़ी गई थी कि आजादी के बाद अंग्रेजों की पॉलिसी पे अमल करने वालों के हाथ में हिंदुस्तान की सत्ता आ जाए और वो हर वर्ग के दबे और कुचले लोगों को तबाह बर्बाद कर दें। यूपी में आप हालात को देख लीजिए, दलित को जिंदा जलाया गया। मध्य प्रदेश में आप हालात देखिए, दलित को बिठाल कर उसके मुंह में पेशाब किया गया। ये जमहूरियत है, ये डेमोक्रेसी है, ये हिंदुस्तानियों के हुकूक का तहफ्फुज है या उनका खुला हुआ मर्डर है। उसी के साथ साथ अब आखिरी बात ये अर्ज करना चाहता हूं आपसे कि रह गई बात कि आपने तरमीम किया, क्यों किया साहब, क्यों अमेंडमेंट में लाया। 2013 का जब ये कानून बना था, तरमीमी अमेंडमेंट हुआ था, उस वक्त भी तो आप पार्लियामेंट में वो मौजूद थे। सामूहिक तौर पर आज आपके अमेंडमेंट पर अपोजिशन जंग कर रहा है, आपसे डेमोक्रेटिक जंग कर रहा है। मगर जब 2013 में यही पार्लियामेंट में आया था, मैं 18 साल का मेंबर पार्लियामेंट बोल रहा हूं, जब यही 2013 में आया था तो 2013 में तो आपने कोई शोर नहीं मचाया था। आपने सामूहिक तौर पर फुल मेजॉरिटी के साथ, अपोजिशन ने भी इसको पास किया था और हुकूमत ने भी इसको पास किया था। ये पॉइंट नोट करने का है। 2013 में जो अमेंडमेंट आप पास कर रहे हैं अपोजिशन में रहते हुए, आप फिर उसको क्या जरूरत थी तबाह करने की। आखिरी बात यह है कि हिंदुस्तान का दस्तूर जो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सदारत में मिला,
ये दस्तूर हिंदुस्तानियों के हुकूक की हिफाजत के लिए क्या कहता है? सेक्शन नंबर 11 वो ये कहता है कि तमाम हिंदुस्तानी बराबर हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं। सेक्शन नंबर 25 और 26, सेक्शन नंबर 25 कहता है कि सबको मुकम्मल तौर पे आज़ादी हासिल। सेक्शन नंबर 26 वो ये कहता है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, अपने अपने मजहब की बुनियाद पर, अपने अपने धर्म और कर्म की बुनियाद पर वो अपना इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, अपना इदारा चला सकते हैं, अपने वक्फ बोर्ड को अपनी मर्जी के साथ चला सकते हैं, वक्फ काउंसिल को अपनी मर्जी के साथ चला सकते हैं। ये सारी बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंतर्गत उबैदुल्लाह आज़मी आपके सामने कर रहा है। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की शपथ लेकर प्राइम मिनिस्ट्री हासिल किया है, या वो दूसरे साहब जो हैं जिनकी बोली आप सुन रहे हैं लागू ही होगा और करूं, तेरे बाप का है कि लागू होगा और करूंगा? तो होगा क्या ना बे? तू अगर इस जुबान में बात करता है तो हम उससे ज्यादा सख्त जुबान में बात कर सकते हैं, इसलिए कि तू गुंडागर्दी की बुनियाद पे बात कर रहा है और हम मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी की हैसियत से बात कर रहे हैं। ये तीन चीजें बिल्कुल साफ साफ सामने हैं, आपके सामने हैं, सच्चाई उभर करके आएगी। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट एसजीआई ने, सीजीआई ने जो बातें की, हम वही तो चाहते थे। तो सीजीआई को भी क्या कह दिया गया? हमारे अमीर जमात साहब ने बताया कि किस तरह से इंस्टीट्यूशन को काबू में किया जा रहा है। सीबीआई के सामने जवाब तो नहीं था सॉलिसिटर जनरल का। हाँ, एक बात उन्होंने जरूर कह दी, उसको भी नोट की। सीजीआई ने जब ये कहा कि जब राम मंदिर में या मठों में मुसलमान नहीं हो सकता तो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम क्यों होगा? आप जानते हैं, दोनों दिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, और एक जवाब भी कैसा जहरीला दिया है सॉलिसिटर मिस्टर मेहता ने। कहते हैं सर, आपकी इन कुर्सियों पे भी तो कोई मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं बैठता मिस्टर, यहाँ इंसाफ बैठता है, यहाँ अदालत बैठती है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से ऊपर उठकर यहाँ बैठते हैं। हम हिंदू मुसलमान का चेहरा देख करके फैसला नहीं लेते, हम हिंदुस्तान के संविधान का चेहरा देख करके फैसला लेते हैं। तो अर्ज ये करना है कि ये सारी चीजें हैं, और आपको मालूम है कि देश का कानून हमें भरपूर आंदोलन का हक देता है। हम उस वक्त तक ये आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू जारी रखेंगे जब तक इस तरह का गैर कानूनी कानून हिंदुस्तानियों पे थोपा गया है उसकी धज्जियां न उड़ जाएं। थैंक यू, शुक्रिया। और उस नेगेटिव के बाद में कोई कानून लाया जाता है वक्फ के खिलाफ, तो जाहिर है कि उसका पीछे मकसद क्या है वो आप समझ सकते हैं। बहरहाल हमें इस बात का अफसोस है, हम पुरअमन तहरीक चला रहे हैं और चलाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। हम इस मुल्क में एक पुरअमन कम्युनिटी है, हम इस मुल्क में जो तहरीक चला रहे हैं पुरअमन तहरीक, कदम कदम पर हमारी हिदायत है कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के, दस्तूर के, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हम जो भी करेंगे प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे प्रोसेस से किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी शख्स को, किसी भी लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारी ये जंग किसी कम्युनिटी या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हमारी जो जंग है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ है कि इन्होंने गलत कानून बनाया है, इसलिए उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों से आपको हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर हो चुका होगा। और हम ये चाहते हैं कि हम ये जब तहरीक चल रही है तो हुकूमत को ये चाहिए कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के रहने वाले हैं, इस मुल्क की आज़ादी में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, उसको हमारे जज्बात की कदर करनी चाहिए, हमारे रिलीजियस अफेयर्स के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको आज़ादी दी है, लिहाजा हम इस मुल्क में आज़ादी से अपने मजहब पर अमल करते हुए इस मुल्क की तरक्की में एक योगदान अपना देना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ाइए, आगे बढ़िए, हम एक सब मिलकर इस मुल्क की तरक्की में अपना अपना योगदान अदा करें और सब अपने अपने धर्मों पर चलें और मोहब्बत के साथ में जिए और ऐसा मोहब्बत का माहौल पैदा करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खन्ना साहब के बेंच ने स्टे तो नहीं दिया है, लेकिन जो एक सवाल पूछा कि हिंदुओं की जो धार्मिक संस्था है या हिंदू संस्थान चलाने वाले अगर कोई संस्थान है तो उसमें मुस्लिम हो सकता है। और हमारा महाधिवक्ता
कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं यहाँ जानबूझ के आया हूँ ये बताने के लिए कि जो लोग ज्योतिबा फुले, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू राजर्षि को मानते हैं, वो सभी लोग आपके साथ हैं। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। देखो, गया में जो महाबुद्ध विहार है उसका कब्जा भी कौन से लोगों के हाथ में है ये सब लोग जानते हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे दो अहम कारण मैं समझता हूं कि किसी भी तरह से ये गलत कानून जो असंवैधानिक है वो पारित कर, जिस तरह से अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट में ये सबको मानना ही पड़ेगा, ये तो संसद में ये पास हुआ है और मेजोरिटी का है। मेजोरिटी ने भी अगर कोई गलत अगर कानून पारित किया, अगर वो असंवैधानिक होगा तो वो खारिज करने की ताकत भारत के संविधान में है और भारत का संविधान आपके साथ है। मैं यहां रुक जाता हूं, लेकिन और गुजारिश करता हूं कि हम लोगों की भी समस्या आप जैसी सिर्फ ये मसला और बढ़ने वाला है, उनको बढ़ाने वाला है। अभी हम लोग जो समझ रहे हैं कि यार जमहूरियत तो खत्म हो गई, फैसिज्म आया है। और ये फैसिज्म जो है इसकी विचारधारा कौन सी है तो मैं खुलेआम कहता हूं आरएसएस की है। जो लोग हमेशा जब हम लोग स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे तो हिंदू मुस्लिम सभी कौमें साथ में थी और ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, लेकिन ब्रिटिशों के दलाल ही सत्ता में बैठे हैं, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक नया स्वतंत्र युद्ध जो है, नई स्वतंत्रता की लड़ाई हम सब लोगों ने मिलकर करनी चाहिए। हमारे बुद्ध विहार के मुक्ति के आंदोलन में मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश करता हूं कि उसमें भी आप हमारा साथ दें और हम सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। जिंदाबाद। जो कुछ हो रहा है अभी आपने डिटेल्स में सुन लिया बाप भाई, उधर जो सैकड़ों साल से चल रहा था उसको अभी खत्म करने का मतलब है कि अभी हम डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ला सकेंगे, पुरानी सैकड़ों साल पुरानी जायदादों की, तो हमारे हाथ से वो निकल जाएंगी। तकरीबन हमारा 98% जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है वो खतरे में है। ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। मुस्लिम लेडीज को कोई लॉलीपॉप देने की जरूरत नहीं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि मुसलमान औरतों के लिए कितने हमदर्द हैं और कितने सिंपति इनको मुसलमान औरतों से है। ट्रिपल तलाक के मौके पर भी हम बता चुके हैं और अभी हमारे मोहतरम जनाब उबैदुल्लाह आज़मी साहब ने बताया कि गुजरात में मुसलमान औरतों के साथ जो हुआ है वो दुनिया की हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ और उन लोगों से हमें कोई हमदर्दी की उम्मीद नहीं है और हम उनसे कोई धोखा खाने वाले नहीं है। हमें पता है कि ये वक्त का जो एक्ट बनाया गया असंवैधानिक भी है, हाईली इनजस्टिस किया गया है। यहाँ तक के वक्त काउंसिल के अंदर कहा गया जा रहा है कि 22 में से 12 जो है वो नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए। देखिए, हम मुसलमान से अगर कहा भी जाए कि मंदिरों के जो ट्रस्ट है उसमें आप शामिल हो जाओ तो हम शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये इनजस्टिस है और हर रिलीजन के इदारों को अपने अपने इदारे जो है आज़ादी के साथ चलाने का अधिकार है। हम उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हम खुद भी नहीं चाहते कि हमारे इदारों के अंदर कोई हस्तक्षेप करे। चुनांचे मुस्लिम औरतों को जो है लाइटली ना लिया जाए, डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये कानून वक्फ की जमीनों को हड़प करने के लिए लाया गया है और इसका कोई और मकसद नहीं है। और मुसलमान औरत जो है अब जो एहतजाज हो रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, तो जो एहतजाज हो रहा है उसमें हम कदम ब कदम शामिल रहेंगे, चाहे ह्यूमन चेन हो, चाहे बत्ती गुल हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे जो भी कुछ हो, उसमें हम कदम पे शामिल रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।